नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 9 नवंबर 2020 तारीख है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2020 की परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है और प्रथम प्रश्न पत्र आपका हुआ है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो इसका सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। टोटल आपके जो बहुविकल्पी आते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला बहुविकल्पी पूछा गया था, छत्रज्ञ जो व्यंजन है वो किस प्रकार का है? लुंठित है, ऊष्म है, संयुक्त है या उत्क्षिप्त है? तो मैंने आपको बताया था छत्रज्ञ ये सभी संयुक्त व्यंजन में आते हैं और मैंने ये भी कहा था आपसे श्रा भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक जो है वो करिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का होना, ये काम लिखा हुआ है, काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया या विशेषण। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सभी क्रिया कहलाती हैं। और एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, दौड़ना हो गया, सब लास्ट में ना करके जो आता है वो सब क्रिया होती हैं। तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है वो क्रिया कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, विलोम कहते हैं या विशेषण कहते हैं? तो चार ऑप्शन में आप क्या कहेंगे? तत्सम संस्कृत, पर्यायवाची समानार्थी शब्द में आएंगे, विलोम तो अपोजिट हो जाएंगे, विशेषण विशेषता प्रकट करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। चौथा प्रश्न, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैंने एक एक वर्गीकरण स्वरों का बताया था, इसीलिए आपको कि भले आपके कोर्स में ना हो, एससीईआरटी में ना हो, पर मैंने एक एक लिख के बताया था कि मुखाकृति में अगर बात करें जीभ के आधार पर तो आपके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है अग्र स्वर, एक आपका होता है मध्य स्वर और एक आपका होता है पश्च स्वर। यहां पर पूछा गया था मुखाकृति, तो यहां पर अग्र स्वर भी दे रखा है, तो अग्र तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो जीभ के आधार पर होता है। पश्च भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो जीभ के आधार पर होता है। संवृत्त स्वर आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि मुखाकृति के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है विवृत्त जिसे हम ओपन कहते हैं, दूसरा होता है आपका अर्ध विवृत्त जिसे हम हाफ ओपन कहते हैं, फिर आपका होता है अर्ध संवृत्त जिसे हम कहते हैं हाफ क्लोज, और लास्ट में आपका होता है संवृत्त जिसे हम क्लोज कहते हैं। तो यही संवृत्त ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने मेरी बातों को अगर ध्यान से सुना होगा वीडियो में तो बिल्कुल आप गलत करके नहीं आएंगे क्योंकि मैंने स्वरों का वर्गीकरण भी पूरा बताया था, एक एक किसके किसके आधार पर होता है। ओठों के आधार पर भी मैंने बताया था, आवृत्तमुखी वृत्तमुखी होता है। हवा के नाक से निकलने के आधार पर भी मैंने निरनुनासिक अनुनासिक बताया था। घोषत्व के आधार पर भी सघोष अघोष बताया था। सारी चीजें मैंने बताई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, इस टाइप की आपकी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न छठा, एक परिमेय संख्या को किस रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ पर लिखे हुए हैं जो 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरा पेपर भी है मेरे पास, इसमें दिखा देता हूँ। Q इज इक्वल टू डज नॉट जो बराबर है 0 के, P अपॉन Q या P बराबर नहीं है 0 के, या इनमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या जो होती है हमेशा आप इसे P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका P अपॉन Q हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, शून्य की खोज कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, बेबीलोनिया में हुई थी या भारत में हुई थी? तो इसमें भी बहुत सी मान्यताएं अलग अलग हैं, पर भारतीय ऐसा दावा करते हैं कि शून्य की खोज उनके द्वारा की गई। और कौन भारतीय? तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने इसकी आविष्कार या इसकी खोज की थी। तो भारत यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, 990 जो है उसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 10 होगा, 100 होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपका 10 दे रखा है, एक 100 दे रखा है, दोनों दे रखा है या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का स्थानीय मान जब 990 में आप निकालेंगे तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या निकलेगा? 90 निकलेगा। और बाद वाले 9 का निकालेंगे तो ये आपका 900 निकलेगा। और पूछा क्या गया है? 9 का स्थानीय मान। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो 10, 100 दोनों इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 990 में 9 का स्थानीय मान इनमें से कोई नहीं जो है वो होगा। देखिए कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है स्थानीय मान का जोड़, तब आप यहाँ पर 990 ये वाला जो निकले हैं दोनों 90 और 900 उसमें जोड़ के बताते, कई बार अंतर पूछा जाता है, पर यहाँ पर केवल स्थानीय मान पूछा गया है। तो 10 और 100 इन दोनों में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 9 देखते हैं, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये कथन जो है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, जयशंकर प्रसाद का है या सुभद्रा कुमारी चौहान का है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं। अबला तेरी ये कहानी इस टाइप से है,
आंचल में है दूध, आंखों में पानी। तो आपका यही मैथिली शरण गुप्त जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। और वीडियो सभी को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सभी के साथ जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर छात्र हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी लोग वीडियो देख सकें, अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकें। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। खेल के द्वारा बिल्कुल कराया जाता है, कविता के द्वारा बिल्कुल कराया जाता है, मूर्त वस्तुएं तो कराई जाती हैं। कहते नहीं बच्चों, ये एक सेब है, एक और सेब आ गया, कितने हो गए? तो आप कहेंगे 2 सेब। तो गिनतियां तो ही सिखाई जा रही हैं। खेल खेल में तो बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार से गोला बनाया जाता है कि बेटा तुम दूसरे पे गोले में खड़े हो, तुम चौथे गोले में। खेल से भी सिखाई जाती है, मूर्त से भी। जब 2 ऑप्शन सही हैं तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां। निम्नलिखित में से आपको बताना है दंत व्यंजन कौन सा है? का है, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, इसमें क्लियर है आपका। का है, पा है, ड़ा है या ना है? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो आपके दंत से उच्चारण में कौन कौन से आते हैं? आपका ता आता है, आपका था आता है, आपका दा आता है, आपका धा आता है और आपका ना आता है। तो चारों ऑप्शन में आपका ना वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 12 देखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है या 5 होती है? तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं जो स्वयं से कटे हैं। 1, 3, 2, 5 में से क्या होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या? आप 2 को लेते हैं और सम की भी बात की गई तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां। 22 गुणे 34 पूछा गया था, तो सिंपल गुणा आप करेंगे। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा, 748 गुणा करने पर आपका आएगा। 14 प्रश्न पूछा गया था, गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं। ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, यदि आपको याद होगा। मैंने बताया था जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही होती हैं 4 संक्रियाएं। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी जो कि पूछा गया था, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्पर्श होता है, कंठ होता है, होष्ठ होता है, होष्ठ नहीं ओष्ठ होता है ये, और दंत होता है। तो इसी पर बेस्ड तो ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ता वर्ग के उच्चारण स्थान में आपका दंत जो है वो सही हो जाएगा। ऊपर भी तो अभी एक बहुविकल्पी में प्रश्न इसी पर बेस्ड आया था। तो 15 बहुविकल्पी हमारे हो गए। बढ़ते हैं हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वर्ण का अर्थ बताइए। ये सब आपके प्रश्न आपके उसी SCERT PDF से आए, इसीलिए मैंने फास्ट रिवीजन उसी से कराया था। मैं आपको PDF भी दिखाता हूँ। ये देखिए PDF है, वर्ण शब्द वाक्य। मैंने दूसरा ही चैप्टर पढ़ाया था कि इस प्रकार से वर्ण शब्द वाक्य 3 मुख्यतः इकाइयां होती है, जिसमें वर्ण पूछा गया था आपसे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जो कुछ बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वो ध्वनि है। यहाँ ध्वनि के बारे में लिखा गया। वर्ण का स्वरूप आप लिख सकते हैं। साधारणतः ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा, जैसे कि राजा शब्द में 2 ध्वनियां रा और जा। अब इनके आगे भी 4 खंड हलंत लगा के मैंने बताए थे, ये मूल ध्वनियां होती हैं। अतः वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। इस प्रकार से आप नीचे एग्जाम्पल सहित लिख सकते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17 पूछा गया था, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन से होते हैं? तो इसमें अंगों में भाषा सीखने में वही सब आप लिखेंगे जो मैंने 4 LSRW बताए थे। इसको देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्यक्रम रखना चाहिए। और भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जो क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना मतलब रीडिंग वाला, और लिखना बालक के अंदर भाषा सीखने का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो आपकी जो बुक में लिखा था डायरेक्ट मैंने वो दिखा दिया। बाकी इसका आंसर एग्जामिनर कुछ और मानते हैं तो वो अपने हिसाब से मान सकते हैं, पर प्रमुख अंग जो है उन्हीं को माना जाता है। अगला है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जब आपसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाते हैं तो आपके 3 टाइप होते हैं। एक आपका सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे इस संयुक्त वाक्य के बारे में? कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते थे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी फास्ट रिवीजन में भी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें भी। 19 प्रश्न आपका पूछा गया था, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? बेसिक सा प्रश्न है, थ्योरी आप लिख सकते हैं। सौभाग्य का विलोम पूछा गया था, तो आप सभी जानते हैं सौभाग्य का विलोम जो है दुर्भाग्य होता है। दुर्भाग्य इस प्रकार से लिखते हैं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ।
दुर्भाग्य विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इकाई किसे कहते हैं? तो आपकी एससीईआरटी वाली पीडीएफ में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपका लिखा था, ये वाला नहीं, ये पेज है। इकाई दहाई सैकड़े में 1 से 9 तक की जो संख्यांक होते हैं वो इकाइयाँ कहलाती हैं। मेन यही आपसे इकाई पूछा गया था। बाकी थोड़ा बहुत और आप लिख सकते थे कि जो वस्तुएं हैं उनकी बढ़ती मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कई अंक हो। इसके लिए बच्चों को सर्वप्रथम दहाई का ज्ञान आवश्यक है। ये सब चीज़ें लिख सकते थे। तो मेन आपसे इकाई जो है यहाँ पर पूछा गया था। फिर पूछा गया था, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान तो आप मान अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था बहुविकल्पी में कि किसी संख्या अंक का जो अंकीय आधार अनुसार निर्धारित मान होता है वो स्थानीय मान होता है। जैसे कि इकाई अंक का 1 से गुणा होता है, दहाई के लिए हम 10 से गुणा करते हैं, इसी प्रकार सैकड़ा के लिए इस प्रकार से चलता रहता है। तो आप कह सकते हैं स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है, उसी आधार पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे आप परिभाषित कर सकते थे। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो ये तो मैंने अभी जो आपको पिक दिखाई थी, देखिए उसी में ही लिखे हुए थे। रचना के आधार पर वाक्य भेद में पहला ही तो था सरल वाक्य है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य भी आपसे पूछा गया था। तो सरल वाक्य आप लिख सकते थे, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, ये सब आप लिख सकते थे। फिर आपका पूछा गया था, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ये तो मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बताया था। विकारी भी बताया था, अविकारी भी बताया था। और मुझे ध्यान है कल कोई कमेंट में जब लाइव चल रहा था तो कोई बार बार पूछ भी रहा था विकारी शब्द, तो मैंने कहा था कि मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं विकारी शब्द की। तो जब शब्द जो होते हैं इनको आप बांटते हैं किसके आधार पर? रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर बांटते हैं, तब आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी क्या होता है? ऐसे शब्द या वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो मूल शब्द होता है उसका रूपांतरण हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल से कहूँ कि जैसे आप यहाँ पर लिखिए कि लड़का पढ़ रहा है, इस टाइप से पूरा सेंटेंस, और जब उसी में ब्रैकेट में आप लिखेंगे लिंग परिवर्तन के आधार पर इसे आप चेंज कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? लड़की पढ़ रही है। तो क्या हुआ? चेंज हो रहा है। यही परिवर्तन जो होता है वो विकार कहलाता है या विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि लड़का दौड़ रहा है आप लिखेंगे, उसमें आप वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ रहे हैं, तो परिवर्तित हुआ आपका लड़का का लड़के हो गया। इसी प्रकार कारक परिवर्तन करते हैं, तो लड़के के लिए आम ले आओ, तो जब कारक परिवर्तन होता है तो कहते हैं लड़कों के लिए आम ले आओ, तो लड़के का लड़को हो गया। तो ये परिवर्तन जो होता है इसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जो होता है उसमें ना चेंज हो। अविकारी में कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे कि मैं हो गया, तू हो गया, सभी सब सर्वनाम में या विशेषण में कहें तो अच्छा बुरा हो गया। तो अच्छा जो है आप कहें कुछ भी परिवर्तन करें वो वैसे का वैसा ही रहता है। 25 प्रश्न पूछा गया था 3, 4, 6 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तो आपको सीधे सीधे मान लिख देना था। 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसमें जोड़ वगैरह नहीं लिखा था, आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं था, केवल स्थानीय मान पूछा गया था। आरोही अवरोही मैंने कल कहा था आपसे कि जरूर इसको समझ लीजिए। और आरोही क्या होता है? अवरोही होता है बड़े से छोटा, आरोही होता है छोटे से बड़ा। एग्जाम्पल भी आप इसमें दर्शा सकते हैं, जैसे कि आपका 3 हो गया, उससे बड़ी संख्या 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6। ये क्या है? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जब संख्याएं होती हैं वो आपकी आरोही क्रम में आती हैं। अगला है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो संख्या पूर्व में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है? संख्या लिखा है। जैसे आप गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 9 10 ले लीजिए, उससे पूर्व की जो तैयारी है, मतलब बच्चे को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उसमें दक्षताएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे बच्चा छोटी बड़ी चीजों में अंतर पहचान पा रहा है या नहीं, दूर पास की वस्तु में अंतर पहचान पा रहा है, कम ज्यादा समझ पा रहा है कि नहीं, आगे पीछे समझ पा रहा है कि नहीं, छोटा मोटा या पतला मोटा, इस टाइप से जो चीजें हैं जो उसमें दक्षताएं आप देखना चाहते हैं वो आप इसमें देखते हैं संख्या पूर्व तैयारी में। इसमें कुछ क्रियात्मक पक्ष भी आते हैं, जैसे कि आपका समूहीकरण हो गया, किसी चीज की क्रमबद्धता हो गया, कि बच्चों को आपने कोई वस्तु दे दी 3 4 अलग अलग, आपने कह दिया कि उसको सीरियल से लगाओ, तो डायरेक्ट आप संख्या नहीं सिखाएंगे, पहले क्या होता है चीजों को हम जोड़ते हैं, तो वही संख्या पूर्व तैयारी में आप लिखेंगे। इसी में ही आपका श्रेणीकरण हो जाता है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, छांटने के लिए हम कह देते हैं, या पैटर्न का निर्माण हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अगला प्रश्न 28 पूछा गया था, हंस पद विराम चिन्ह क्या होते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि विराम चिन्ह से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है, और 20 विराम चिन्ह कामता प्रसाद जो मौर्य के सभी मैंने बताए थे आपको, और हंस पद उसमें से कामता प्रसाद मौर्य, कामता प्रसाद गुरु जी जो है उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने विराम चिन्ह 20 बताए थे, मैंने 20 के 20 बताए थे। उसमें मैंने ये भी बताया था हंस पद। हंस पद ये होता है जैसे कोई चीज आप लिख रहे होते हैं और कोई चीज छूट जाती है बीच में, जैसे आपने लिखा राम ने
खाना खाया और आपने खाया लिख दिया, खाना लिखना भूल गए, तो इस प्रकार से आप एरो लगाकर ऊपर खाना लिख देते हैं। तो ये जो आप एरो लगाते हैं यही आपका हंस पद होता है, हंस पद विराम चिन्ह आपका हो जाएगा। 29 प्रश्न पूछा गया था आकाश के 3 समानार्थी शब्द। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते थे, जैसे आपका नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, व्योम हो गया, अंतरिक्ष, आसमान, ये सब आकाश के ही तो होते हैं। और अगला और लास्ट अति लघु पूछा गया था प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वही जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याओं में आपकी आती हैं। ध्यान इसमें देने वाला यह होता है कि इसमें जीरो शामिल नहीं होता है और जो माइनस वाली संख्या होती है वो भी शामिल इसमें नहीं होती, केवल 1 से लेकर अनंत है, 1 2 3 4 जो गिनती वाली संख्याएं इनको आप बोल सकते हैं, इनका यूज गिनने और क्रम में रखने में इन सब में यूज होता है, तो वो आपकी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं आप कह सकते हैं। तो सभी मैंने प्रश्न करा दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न सब थ्योरी बेस्ड है। मैं आपको केवल प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से आए थे। श्रवण कौशल के उद्देश्य पूछे गए थे, कविताओं के प्रकार पूछे गए थे। तो कविताओं के प्रकार में अलग अलग आधार हो सकते हैं, उनमें से एक आधार मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है गीत कविता, कथा कविता और वर्णनात्मक कविता। गीत कविता है, कविता छंद मुक्त होने के साथ मजबूत विचार और भावनाओं को व्यक्त करती है। ज्यादातर कविताएं, खासकर आधुनिक कविताएं, गीत कविताएं होती हैं। कथा कविता, ये कविता एक कहानी कहती है, इसकी संरचना एक कहानी की तरह दिखती है, यानी संघर्ष और पात्रों का संभाषण, कथनात्मक, चरमोत्कर्ष, ये सभी। और वर्णनात्मक कविता, ये कविता दुनिया का वर्णन करती है जो कवि के चारों ओर है। इसमें कवि विस्तृत कल्पना और विशेषण का यूज करता है। ये कविता की अन्य की तुलना में बाह्य केंद्रित होती है, जो कि अधिक व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है उस पर जोर देती है। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसे लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अलग अलग आधार होते हैं, अगर आपके कहीं राजन पवन से क्वेश्चन उठाया होगा तो वो उनके अनुसार सही मानेंगे, बाकी मैंने एक आधार आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 33, गणित शिक्षण का महत्व और उपयोगिता हो जाएगा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं मैंने सब बताई थी आपको, संख्याओं को गिनना और पढ़ना लिखने की किन्हीं दो गतिविधियां भी मैंने आपको बताई थी, यदि आपको याद होगा। बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे, ये तो आप ऐसे तीलियां बनाकर 1 2 3 इस टाइप से सिखा सकते हैं, नॉर्मल है। लेखन की विधियों का उल्लेख, लोकगीत से आप क्या समझते हैं, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित। और लास्ट में आपका सबसे पूछा गया था अशुद्ध उच्चारण के कारण। ये भी पॉइंट वाइज मैंने बताए थे कि क्या क्या रीजन होते हैं। तो ओवरऑल पेपर आपका इजी था, कोई कठिन नहीं था। आपके ओवरऑल अति लघु और बहुविकल्पी मिलाकर 30 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे जितने भी पेपर हो उनका सॉल्यूशन शीघ्र से अति शीघ्र कराया जा सके। इसके साथ साथ आप यदि पेपर भेजना चाहते हैं तो बालाजी स्टडी अड्डा फेसबुक पर सर्च करके भेज सकते हैं, और टेलीग्राम पर मैंने एक नंबर भेजा था उस पर भी भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।